दुनिया इस वक्त किसी अफवाह पर नहीं बल्कि गिनती के घंटे टिकने वाली सच्चाई पर सांस रोक कर बैठी है। यह कोई सामान्य चेतावनी नहीं है, यह कोई कूटनीतिक बयानबाजी भी नहीं है। यह वह अलर्ट है जिसने ग्लोबल पावर सर्कल के अंदर अचानक रेड लाइट जला दी है। अगले 36 घंटे, सिर्फ 36 घंटे, यही वो समय है जिसे अब वॉशिंगटन से लेकर यूरोप तक निर्णायक माना जा रहा है। वजह एक ही है, ईरान। और उससे भी बड़ी वजह है अमेरिका के व्हाइट हाउस से निकली वह चेतावनी जिसने दुनिया के थिंक टैंक्स को रातों रात एक्टिव मोड में डाल दिया। अमेरिका के सत्ता गलियारों में आमतौर पर शब्दों को तौल कर बोला जाता है, लेकिन इस बार शब्द नहीं गूंजे, धमक सुनाई दी। यह धमक आई व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट की तरफ से, एक महिला अधिकारी, लेकिन शब्द ऐसे कि सीधे तेहरान के दिल पर चोट कर गए। उन्होंने साफ कहा कि अगर ईरान में मासूम लोगों की हत्याएं नहीं रुकी तो अमेरिका इंतजार नहीं करेगा, और यह इंतजार घंटों में तौला जाएगा, हफ्तों में नहीं। यही वह लाइन है जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी। यह कोई सामान्य मानवाधिकार वाला बयान नहीं था। अमेरिका ने इस बार सिर्फ चिंता नहीं जताई, समय सीमा तय कर दी। और जब अमेरिका समय सीमा तय करता है तो उसका मतलब सिर्फ प्रेस नोट नहीं होता, उसका मतलब होता है ऑपरेशन की तैयारी। यही कारण है कि अगले 36 घंटे अब सिर्फ ईरान के लिए नहीं बल्कि पूरी वैश्विक राजनीति के लिए विस्फोटक बन चुके हैं। ईरान के भीतर जो कुछ हो रहा है वह अब ईरान की सीमा में कैद नहीं रहा। सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों लोग, वही लोग जिन्हें ईरानी सरकार ने देशद्रोही करार दिया। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को खुली छूट दी गई। उसके बाद जो हुआ वह रिपोर्ट्स में है, लेकिन तस्वीरों से ज्यादा डरावना है। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां, हजारों लोगों को हिरासत में लिया गया। और अब जो खबरें बाहर आ रही हैं उन्होंने दुनिया की रगों में ठंडा पसीना उतार दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैकड़ों लोगों को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। आरोप सिर्फ इतना कि उन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। इन खबरों में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मरने वालों में महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और बच्चे भी। यही वह बिंदु है जहां मामला सिर्फ ईरान बनाम उसके लोग नहीं रह जाता, यह सीधा मानवाधिकारों पर हमला बन जाता है। और यही वह जगह है जहां अमेरिका ने अपनी लाल रेखा खींच दी। व्हाइट हाउस का मानना है कि अगर अभी दबाव नहीं बनाया गया तो हालात पूरी तरह बेकाबू हो सकते हैं। यही वजह है कि कैरोलिन लेविट ने शब्दों को कूटनीतिक लिफाफे में नहीं लपेटा। उन्होंने सीधी भाषा में कहा कि अगर ईरान ने यह सिलसिला नहीं रोका तो अमेरिका बड़ा कदम उठाएगा। और यह बड़ा कदम किस तरह का होगा इसका इशारा भी कर दिया गया। उन्होंने वेनेजुएला का उदाहरण दिया, बताया कि कैसे वहां एक विशेष मिशन चलाया गया था। फर्क सिर्फ इतना बताया गया कि वेनेजुएला में राष्ट्रपति को हिरासत में लिया गया था, लेकिन ईरान के मामले में सुप्रीम लीडर को लेकर कोई नरमी की बात नहीं कही गई। यह बयान सिर्फ चेतावनी नहीं था, यह सीधा संदेश था। और यह संदेश सिर्फ तेहरान के लिए नहीं था, यह संदेश उन सभी देशों के लिए था जो इस वक्त ईरान के साथ खड़े हैं या फिर न्यूट्रल बने हुए हैं। और यहीं से कहानी भारत के लिए बेहद संवेदनशील हो जाती है, क्योंकि अमेरिका ने इस बार भारत का नाम भी लिया। और जब अमेरिका भारत का नाम लेता है वह सिर्फ औपचारिकता नहीं होती। भारत इस वक्त दो आग के बीच खड़ा है। एक तरफ ईरान, जहां भारतीय दूतावास अभी भी सक्रिय है, भारतीय नागरिक वहां मौजूद हैं, भारतीय व्यापारिक सप्लाई लाइनें अभी भी चल रही हैं। दूसरी तरफ अमेरिका, जो साफ तरह से भारत अपनी स्थिति स्पष्ट करे, या तो साथ या फिर विरोध में। लेकिन भारत ने तीसरा रास्ता चुना है, संतुलन। भारत ने न तो ईरान के सुप्रीम लीडर के समर्थन में कोई बयान दिया है और न ही अमेरिका की धमकी का खुला समर्थन किया है। भारत इस पूरे मामले में सिर्फ एक चीज को प्राथमिकता दे रहा है, अपने नागरिकों की सुरक्षा और अपने राष्ट्रीय हित। यही नीति अमेरिका को चुभ रही है। अमेरिका चाहता है कि भारत खुलकर ईरान से दूरी बनाए, लेकिन भारत जानता है कि अगर उसने जल्दबाजी में कोई कदम उठाया तो उसका खामियाजा वहां फंसे भारतीयों को भुगतना पड़ सकता है। यही वजह है कि भारत बेहद सतर्कता के साथ आगे बढ़ रहा है। अंदर ही अंदर इवैक्यूएशन प्लान्स पर काम चल रहा है, दूतावासों को अलर्ट पर रखा गया है और हर मूवमेंट पर नजर है। लेकिन सवाल यही खत्म नहीं होता, क्योंकि मामला सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं है। असली खेल इससे कहीं बड़ा है, और यह खेल जुड़ा है ऊर्जा से, तेल से और भारत की आर्थिक नसों से। अमेरिका अब सिर्फ राजनीतिक दबाव नहीं बना रहा, वह भारत के ऊर्जा सेक्टर में सीधी दखल देने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया। बयान बेहद सीधा था। उन्होंने कहा कि भारत अब ईरान से तेल नहीं खरीदेगा, भारत वेनेजुएला से तेल लेगा। और यह फैसला पहले से तय हो चुका है। यहीं पर भारत के लिए खतरे की घंटी बजती है, क्योंकि भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में है जिनके पास विशाल रिफाइनिंग क्षमता है।
जामनगर जैसी रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी में गिनी जाती है। भारत कच्चा तेल आयात करता है, उसे रिफाइन करता है और फिर पूरी दुनिया को फ्यूल एक्सपोर्ट करता है। यही भारत की ताकत है, यही उसकी मजबूरी भी है। ईरान लंबे समय तक भारत का अहम सप्लायर रहा है, सस्ता तेल, रिफाइनिंग के लिए उपयुक्त तत्व। लेकिन प्रतिबंधों ने इस रिश्ते को कमजोर किया। रूस से तेल खरीद पर भी दबाव है और अब अमेरिका चाहता है कि भारत पूरी तरह उसकी सप्लाई लाइन पर निर्भर हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो भारत की अर्थव्यवस्था एक बटन के नीचे आ जाएगी। सप्लाई रोकी और भारत को झटका। यही वह चाल है जिसे भारत समझ रहा है और यही वजह है कि भारत इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ ईरान संकट के रूप में नहीं देख रहा। यह भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता का सवाल बन चुका है। अगले 36 घंटे इसलिए खतरनाक हैं क्योंकि यह तय करेंगे कि अमेरिका सिर्फ धमकी देगा या फिर वाकई एक्शन में जाएगा। यह तय करेंगे कि ईरान झुकेगा या टकराव बढ़ेगा और यह भी तय करेंगे कि भारत पर दबाव किस हद तक जाता है। यह सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, यह एक चिंगारी है जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है। अगर आपको यह जानकारी जरूरी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब तस्वीर और ज्यादा साफ होने लगी है। अगले 36 घंटे सिर्फ एक डेडलाइन नहीं है बल्कि यह एक टेस्ट है। अमेरिका के लिए अपनी धमकी को साबित करने का टेस्ट, ईरान के लिए अपनी सत्ता बचाने का टेस्ट और भारत के लिए अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता को बचाने का टेस्ट। क्योंकि जो कुछ पर्दे के पीछे चल रहा है वह अब सिर्फ बयानबाजी नहीं रह गया है। व्हाइट हाउस की चेतावनी के बाद अमेरिकी सैन्य मूवमेंट अचानक तेज हो गया है। पेंटागन के अंदर हाई लेवल मीटिंग्स हुई हैं। मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस को अलर्ट पर रखा गया है। एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स की मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। एयरक्राफ्ट का मूवमेंट पर है। यह सब सामान्य प्रक्रिया नहीं है। जब अमेरिका सिर्फ दबाव बनाता है तो वह इतनी खुली तैयारी नहीं करता, लेकिन इस बार तैयारी जमीन पर दिख रही है। दूसरी तरफ तेहरान में माहौल और ज्यादा सख्त हो गया है। ईरानी सरकार ने साफ संकेत दे दिया है कि वह किसी भी विदेशी दबाव के आगे झुकने वाली नहीं है। सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के बेहद करीबी लोगों ने बयान दिए हैं कि ईरान अपनी आंतरिक सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। दिखावे की सख्ती है या फिर वाकई ईरान टकराव के लिए तैयार है। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को अब पूरी छूट दे दी गई है। शहरों में चेक पोस्ट बढ़ा दिए गए हैं। इंटरनेट स्पीड कई इलाकों में जानबूझकर स्लो की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर निगरानी तेज कर दी गई है। सरकार नहीं चाहती कि अंदर की तस्वीरें बाहर जाएं, लेकिन इसके बावजूद जो सूचनाएं लीक हो रही हैं वे बेहद डरावनी हैं। सूत्रों के मुताबिक फांसी की सजा सिर्फ चेतावनी के तौर पर नहीं दी जा रही, बल्कि डर का माहौल बनाने के लिए इसे सार्वजनिक रूप से अंजाम दिया जा रहा है। यही वह बात है जिसने अमेरिका को सबसे ज्यादा उकसाया है, क्योंकि अमेरिका जानता है कि अगर अभी रोक नहीं लगी तो यह संख्या और बढ़ेगी। लेकिन अमेरिका के इरादों को लेकर भी पूरी दुनिया एकमत नहीं है। कई देशों को लगता है कि अमेरिका मानवाधिकारों की आड़ में एक बार फिर सत्ता परिवर्तन का खेल खेलना चाहता है। इराक, लीबिया और सीरिया की यादें अभी भी ताजा हैं। यही वजह है कि यूरोप भी पूरी तरह अमेरिका के साथ खड़ा नजर नहीं आ रहा। यूरोपीय यूनियन के अंदर भी मतभेद हैं। कुछ देश सख्त कार्रवाई के पक्ष में हैं, कुछ चाहते हैं कि कूटनीतिक रास्ता निकाला जाए, लेकिन समय बहुत कम है और यही सबसे बड़ा खतरा है। जब फैसले जल्दी में लिए जाते हैं तब गलतियां होती हैं। अब बात भारत की। भारत के लिए यह स्थिति सबसे ज्यादा जटिल है, क्योंकि भारत सिर्फ एक दर्शक नहीं है। भारत की सीधी मौजूदगी ईरान में है। भारतीय दूतावास एक्टिव है। हजारों भारतीय वहां काम कर रहे हैं। ट्रेड कॉरिडोर चालू होता है। भारतीय दूतावास कहता है आपकी 37 साल से एंड। और सबसे बड़ी बात, चाबहार पोर्ट भारत की रणनीतिक जरूरत है। यह सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है, यह भारत का मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक पहुंचने का रास्ता है। अगर ईरान अस्थिर होता है या अमेरिका वहां सैन्य कार्रवाई करता है तो सबसे पहला झटका भारत की इसी रणनीति को लगेगा। यही वजह है कि भारत खुलकर किसी भी पक्ष में बोलने से बच रहा है। भारत जानता है कि एक गलत बयान वहां मौजूद भारतीयों की जान जोखिम में डाल सकता है, इसीलिए भारत पर्दे के पीछे काम कर रहा है। कूटनीतिक चैनल एक्टिव किए गए हैं। दोनों पक्षों से बातचीत जारी है, लेकिन अमेरिका को यह न्यूट्रल नीति पसंद नहीं आ रही। अमेरिका चाहता है कि भारत खुलकर ईरान की आलोचना करे, लेकिन भारत ऐसा नहीं कर रहा और यही कारण है कि अमेरिका अब दूसरे मोर्चे से दबाव बना रहा है। यह दूसरा मोर्चा है ऊर्जा, तेल और डॉलर। अमेरिका अच्छी तरह जानता है कि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ ऊर्जा सुरक्षा है। अगर तेल सप्लाई प्रभावित हुई तो महंगाई बढ़ेगी, विकास धीमा होगा और सरकार पर दबाव बढ़ेगा। इसी कमजोरी को अमेरिका भुनाना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप का बयान यूं ही नहीं आया, वेनेजुएला का नाम यूं ही नहीं लिया गया।
वेनेजुएला भी प्रतिबंधों में जकड़ा देश है। वहां का तेल खरीदने का मतलब है कि भारत अमेरिकी शर्तों पर खेले, अमेरिकी फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर रहे और जरूरत पड़ने पर दबाव में आए। अगर भारत पूरी तरह अमेरिकी तेल पर निर्भर हो गया तो भविष्य में अमेरिका एक फोन कॉल पर सप्लाई रोक सकता है। यही डर भारत को परेशान कर रहा है। यही वजह है कि भारत इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ विदेश नीति नहीं बल्कि आर्थिक सुरक्षा के नजरिए से देख रहा है। यही भारत तो आर्थिक सुरक्षा के नजरिए से देख रहा है। इस बीच ईरान ने भी भारत को संकेत दिए हैं कि वह भारतीय हितों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन युद्ध या सैन्य कार्रवाई में कोई गारंटी नहीं होती। मिसाइलें पासपोर्ट नहीं देखती। अब स्थिति यह है कि हर घंटे हालात बदल रहे हैं। कोई भी चिंगारी पूरे इलाके को आग में झोंक सकती है। अमेरिका अगर एक्शन लेता है तो ईरान जवाब देगा, और अगर ईरान जवाब देता है तो पूरा मिडिल ईस्ट अस्थिर हो सकता है। तेल की कीमतें पहले ही हलचल में हैं। शिपिंग रूट्स पर खतरा मंडरा रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट एक बार फिर चर्चा में है, और अगर वहां कोई दिक्कत हुई तो सबसे बड़ा असर भारत, चीन और एशिया की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ेगा। यानी यह लड़ाई सिर्फ दो देशों की नहीं है, यह लड़ाई पूरी दुनिया की जेब पर असर डालने वाली है, और भारत इस बार सिर्फ दर्शक बनकर नहीं बैठ सकता। अब सवाल कल्पना का नहीं रहा, सवाल विकल्पों का है। अगर अमेरिका सच में एक्शन में जाता है तो उसके सामने तीन रास्ते होंगे, और तीनों रास्ते दुनिया के लिए अलग अलग स्तर का खतरा पैदा करते हैं। सबसे पहले सीमित कार्रवाई, दूसरा सीधा सैन्य ऑपरेशन, और तीसरा सत्ता परिवर्तन का प्रयास। और यहीं पर भारत की चिंता कई गुना बढ़ जाती है। पहला विकल्प है सीमित कार्रवाई, यानी ईरान पर सीधे हमला नहीं बल्कि चुनिंदा टारगेट्स पर स्ट्राइक, रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के ठिकाने, सुरक्षा एजेंसियों के कमांड सेंटर, या फिर साइबर अटैक। यह वही मॉडल है जिसे अमेरिका पहले भी कई बार इस्तेमाल कर चुका है। इससे अमेरिका यह संदेश देगा कि चेतावनी मजाक नहीं थी। लेकिन इस रास्ते में भी एक बड़ा खतरा है। ईरान जवाब देगा। हो सकता है वह सीधे अमेरिका पर हमला न करे, लेकिन उसके प्रॉक्सी एक्टिव हो जाएंगे। हिजबुल्लाह, हुती विद्रोही, इराक और सीरिया में मौजूद मिलिशिया, ये सभी ईरान के इशारे पर काम करते हैं। अगर ये एक्टिव हुए तो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकाने सुरक्षित नहीं रहेंगे। रेड सी से लेकर फारस की खाड़ी तक हालात बिगड़ सकते हैं, और जैसे ही शिपिंग रूट्स पर असर पड़ेगा, भारत की सप्लाई लाइन खतरे में आ जाएगी। दूसरा विकल्प है सीधा सैन्य ऑपरेशन, यानी एयर स्ट्राइक, मिसाइल अटैक। सीमित नहीं बल्कि साफ संदेश देने वाला हमला। यह विकल्प सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसमें पीछे हटने की गुंजाइश बहुत कम होती है। अगर अमेरिका इस रास्ते पर गया तो ईरान चुप नहीं बैठेगा। यह टकराव खुला युद्ध बन सकता है। खुला युद्ध मतलब हॉर्मुज स्ट्रेट खतरे में। दुनिया का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से तेल सप्लाई करता है। अगर यह रास्ता कुछ दिनों के लिए भी बाधित हुआ तो तेल की कीमतें आसमान छू लेंगी। भारत जैसी इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी को सबसे पहला और सबसे बड़ा झटका लगेगा। महंगाई, करेंसी पर दबाव और घरेलू राजनीति में उथल पुथल। तीसरा और सबसे खतरनाक विकल्प है सत्ता परिवर्तन, यानी ईरान के सुप्रीम लीडर को हटाने की कोशिश। यही वह लाइन है जिसने सबको चौंका दिया है। कैरोलिन लेविट के बयान में इस संभावना को पूरी तरह नकारा नहीं गया, और यही वजह है कि तेहरान सबसे ज्यादा बेचैन है। अगर अमेरिका इस रास्ते पर जाता है तो यह सिर्फ ईरान नहीं रहेगा, यह पूरी दुनिया के लिए उदाहरण बन जाएगा। कोई भी देश जो अमेरिका की शर्तों पर नहीं चलता, उसके लिए यही मॉडल अपनाया जा सकता है। यही डर रूस और चीन को भी परेशान कर रहा है। इसलिए पर्दे के पीछे बड़े खिलाड़ी भी एक्टिव हो चुके हैं। अब भारत की स्थिति समझिए। अगर सीमित कार्रवाई होती है तो भारत नुकसान कम करने की कोशिश करेगा। अगर खुला युद्ध होता है तो भारत को अपने नागरिकों को निकालना पड़ेगा। ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। एयर स्पेस, नेवल रूट्स, सब कुछ प्लान करना होगा। और अगर सत्ता परिवर्तन की कोशिश होती है तो भारत के लिए सबसे मुश्किल फैसला सामने आएगा, क्योंकि भारत का रिश्ता किसी सरकार से नहीं बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता से जुड़ा है। भारत को ईरान की जरूरत है, चाबहार की जरूरत है, मध्य एशिया तक पहुंचा की जरूरत है। लेकिन भारत अमेरिका से भी टकराव नहीं चाहता। यही वजह है कि भारत इस पूरे खेल में वक्त खरीदने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अमेरिका वक्त नहीं देना चाहता। अमेरिका चाहता है कि फैसले अभी हों, लाइन खींची जाए, दोस्त और दुश्मन साफ दिखें। यही सोच भारत को परेशान कर रही है, क्योंकि भारत जानता है कि दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, यहां ग्रे एरिया में ही सरवाइव करना पड़ता है। इस बीच ईरान भी भारत को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहा है कि भारतीय हित सुरक्षित रहेंगे। लेकिन युद्ध की स्थिति में भरोसे कागज के टुकड़े बन जाते हैं। जमीनी सच्चाई वही होती है जो मिसाइल तय करती है। अब स्थिति यह है कि हर घंटे के साथ दबाव बढ़ रहा है। तेल बाजार प्रतिक्रिया देने लगा है। इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ रहे हैं। शिपिंग कंपनियां अलर्ट मोड में हैं।
और ग्लोबल इन्वेस्टर्स जोखिम से बचने लगे हैं। भारत के नीति निर्माताओं के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अभी भी न्यूट्रल रहना संभव है या फिर हालात भारत को किसी एक तरफ झुकने पर मजबूर कर देंगे। क्योंकि अगर अमेरिका ने एक्शन लिया तो चुप रहना भी एक स्टेटमेंट माना जाएगा। अब यह समझना जरूरी है कि यह संकट सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच का टकराव नहीं है। यह एक ऐसा मोड़ है जहां दुनिया की बड़ी ताकतें अपने अपने मोहरे चुपचाप बिछा रही हैं। सामने भले ही वॉशिंगटन और तेहरान दिख रहे हों, लेकिन पर्दे के पीछे खेल कहीं ज्यादा बड़ा है। सबसे पहले बात रूस की। रूस इस पूरे घटनाक्रम को बेहद ध्यान से देख रहा है। एक तरफ रूस खुद पश्चिमी प्रतिबंधों से जूझ रहा है, दूसरी तरफ वह नहीं चाहता कि ईरान पूरी तरह अमेरिकी दबाव में टूट जाए, क्योंकि अगर ईरान कमजोर पड़ा तो अगला नंबर किसका बात रहा है, यह रूस अच्छी तरह समझता है। यही वजह है कि मॉस्को ने आधिकारिक तौर पर भले ही संयम की बात की हो, लेकिन बैक चैनल डिप्लोमेसी तेज कर दी है। रूस के लिए ईरान सिर्फ एक देश नहीं है, वह एक रणनीतिक बफर है, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी प्रभाव को रोकने की दीवार। अगर यह दीवार गिरी तो रूस का असर भी कमजोर पड़ेगा। इसलिए रूस चाहता है कि हालात इतने न बिगड़े कि अमेरिका को खुला खेल खेलने का मौका मिल जाए। लेकिन साथ ही रूस इस संकट का इस्तेमाल अमेरिका को अंतरराष्ट्रीय मंच पर कटघरे में खड़ा करने के लिए भी कर रहा है। अब आते हैं चीन पर। चीन का नजरिया सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है। चीन ईरान का बड़ा तेल खरीदार रहा है। सस्ते तेल ने चीन की इंडस्ट्री को सालों तक फायदा दिया है। अगर ईरान अस्थिर हुआ या वहां युद्ध हुआ तो तेल की सप्लाई पर असर पड़ेगा और इसका सीधा मतलब है चीन की अर्थव्यवस्था पर दबाव। लेकिन चीन सिर्फ तेल तक सीमित नहीं सोचता। चीन देख रहा है कि अमेरिका किस तरह मानवाधिकार के नाम पर दबाव बना रहा है। चीन जानता है कि यही तर्क कल उसके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए बीजिंग नहीं चाहता कि यह मॉडल सफल हो। इसी वजह से चीन से बात हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र में भी बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। खुला समर्थन नहीं, लेकिन खुला विरोध भी नहीं। अब यूरोप की स्थिति देखिए। यूरोप अंदर से बंटा हुआ है। कुछ देश अमेरिका के साथ खड़े होना चाहते हैं क्योंकि वे ईरान को लेकर पहले से सख्त हैं। कुछ देश डर रहे हैं कि एक और युद्ध यूरोप की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा। पहले ही महंगाई, पहले ही ऊर्जा संकट, और अगर मिडिल ईस्ट में आग लगी तो यूरोप सबसे पहले जलेगा। यही कारण है कि यूरोप बयान तो दे रहा है लेकिन एक्शन से बच रहा है। यूरोप चाहता है कि अमेरिका खुद आगे बढ़े और वह बाद में हालात के हिसाब से पोजीशन ले। यह रणनीति सुरक्षित है लेकिन कमजोर भी। अब इस पूरे खेल में एक और खिलाड़ी है जो खुलकर सामने नहीं आता लेकिन असर बहुत गहरा डालता है। हथियार उद्योग। युद्ध का मतलब सिर्फ मिसाइलें नहीं होता। युद्ध का मतलब है अरबों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट। अमेरिका के भीतर भी कई ताकतें हैं जो इस संकट को सिर्फ नैतिक मुद्दे के रूप में नहीं देख रही हैं। जैसे जैसे तनाव बढ़ता है, डिफेंस शेयर ऊपर जाते हैं। जैसे जैसे युद्ध की आशंका बढ़ती है, हथियारों की मांग बढ़ती है। यह एक कड़वी सच्चाई है जिसे कोई कैमरे पर नहीं कहता, लेकिन फैसलों के पीछे यही फैक्टर भी काम करता है। अब लौटते हैं भारत पर। भारत इस पूरे पावर गेम में सबसे असहज स्थिति में है, क्योंकि भारत न तो अमेरिका जैसा दबदबा रखता है और न ही चीन जैसा आर्थिक कंट्रोल। भारत को हर कदम सोच समझकर रखना पड़ता है। एक तरफ अमेरिका का दबाव, दूसरी तरफ ईरान में फंसे भारतीय, तीसरी तरफ चाबहार और एनर्जी सिक्योरिटी। भारत जानता है कि अगर वह अमेरिका के साथ पूरी तरह चला गया तो ईरान के साथ वर्षों की मेहनत खत्म हो सकती है, और अगर वह अमेरिका को नाराज करता है तो टेक्नोलॉजी, डिफेंस और फाइनेंस के मोर्चे पर मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। यही वजह है कि भारत फिलहाल चुपचाप अपनी तैयारी पर फोकस कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने अपने मिशनों को हाई अलर्ट पर रखा है। इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान्स रिव्यू किए जा रहे हैं। एयरलाइंस और शिपिंग चैनल्स पर नजर रखी जा रही है। भारत किसी भी स्थिति में सरप्राइज नहीं चाहता, लेकिन अमेरिका को यह सतर्कता भी नागवार गुजर रही है। अमेरिका चाहता है कि भारत सार्वजनिक तौर पर स्टैंड ले, लेकिन भारत जानता है कि सार्वजनिक स्टैंड लेने और जमीनी हकीकत में फर्क होता है। अब यह संकट एक और बड़ी दिशा में बढ़ता दिख रहा है। यह सवाल उठने लगा है कि क्या दुनिया फिर से ब्लॉक्स में बंट रही है। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी, दूसरी तरफ वे देश जो अमेरिकी दबाव से परेशान हैं। अगर ऐसा हुआ तो यह सिर्फ ईरान का मामला नहीं रहेगा, यह एक नए कोल्ड वॉर की शुरुआत हो सकती है। और यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि इस बार हथियार ज्यादा घातक हैं, अर्थव्यवस्थाएं ज्यादा जुड़ी हुई हैं और गलती की गुंजाइश बेहद कम है। अब अगले कुछ घंटे तय करेंगे कि यह संकट थमेगा या और फैलेगा, और जैसे जैसे घड़ी आगे बढ़ रही है फैसले और भारी होते जा रहे हैं। अब सवाल यह नहीं है कि क्या हो सकता है, सवाल यह है कि भारत क्या करेगा, क्योंकि विकल्प अब सीमित रह गए हैं और हर विकल्प की अपनी कीमत है। भारत के सामने पहला विकल्प है दबाव में झुकना, यानी अमेरिका की लाइन के करीब जाना, ईरान से दूरी बढ़ाना,
ऊर्जा सप्लाई में बदलाव को चुपचाप स्वीकार करना। यह रास्ता बाहर से सुरक्षित दिखता है लेकिन अंदर से खतरनाक है। अगर भारत इस रास्ते पर जाता है तो तात्कालिक तौर पर अमेरिका की नाराजगी कम हो सकती है, टेक्नोलॉजी और डिफेंस सहयोग पर कोई आंच नहीं आएगी, लेकिन लंबी अवधि में भारत अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता खो देगा। आज तेल पर दबाव होगा, कल किसी और सेक्टर पर, और फिर फैसले दिल्ली में नहीं बाहर तय होने लगेंगे। यही वह स्थिति है जिससे भारत दशकों से बचता आया है। दूसरा विकल्प है खुलकर विरोध, यानी अमेरिका को साफ संदेश कि भारत अपने फैसले खुद करेगा। यह रास्ता साहसी है लेकिन जोखिम भरा भी है, क्योंकि अमेरिका विरोध को लंबे समय तक याद रखता है। फाइनेंशियल सिस्टम, डॉलर, ट्रेड, सब हथियार बन सकते हैं। भारत इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था जरूर है, लेकिन अभी भी कई मोर्चों पर बाहरी निर्भरता मौजूद है। तीसरा और सबसे व्यावहारिक विकल्प है वही जो भारत अभी कर रहा है, बैलेंस। शब्दों में संयम, काम में तैयारी, सार्वजनिक मंचों पर न्यूट्रल रुख और पर्दे के पीछे हर संभावित स्थिति की प्लानिंग। यही भारतीय विदेश नीति की असली ताकत रही है। शोर कम, काम ज्यादा। भारत जानता है कि यह संकट स्थायी नहीं है। अमेरिका की राजनीति भी बदलती है, ईरान के हालात भी स्थिर नहीं रहेंगे, लेकिन जो चीज स्थायी होती है वह है भारत का राष्ट्रीय हित, और इसी को केंद्र में रखकर भारत अपने कदम रख रहा है। अब सवाल यह है कि इस पूरे खेल का सबसे बड़ा फायदा किसे हो सकता है। तेल बाजार को देखें तो कीमतों में उछाल से कुछ देश मुनाफा कमाएंगे। हथियार उद्योग को देखें तो टकराव उनकी बिक्री बढ़ाएगा। कुछ ताकतें हैं जो चाहती हैं कि आग बुझने से पहले थोड़ा और भड़के, क्योंकि अराजकता में ही उनका फायदा है। और नुकसान किसका होगा? आम लोगों का। ईरान के अंदर, मिडिल ईस्ट में और उन देशों में भी जो इस टकराव से सीधे जुड़े नहीं हैं लेकिन असर झेलेंगे। महंगाई, सप्लाई चेन, ऊर्जा संकट, यह सब किसी सीमा को नहीं मानता। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह इस आग से खुद को और अपने लोगों को बचाए। ईरान में मौजूद भारतीयों की सुरक्षा, सप्लाई लाइनों की निरंतरता और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी विश्वसनीयता, यही 3 प्राथमिकताएं हैं और इन्हीं पर फैसले लिए जा रहे हैं। अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, अमेरिका के सामने भी एक सवाल खड़ा हो रहा है। क्या वह सच में एक और फ्रंट खोलना चाहता है? क्या वह वैश्विक अस्थिरता का जोखिम उठाएगा, या फिर आखिरी वक्त पर कोई बैकडोर डील होगी? इतिहास बताता है कि धमकियों और हकीकत के बीच अक्सर एक ग्रे जोन होता है, और हो सकता है कि अगले कुछ घंटे उसी ग्रे जोन में निकल जाएं। लेकिन यह भी सच है कि इस बार भाषा बहुत सख्त है, समय सीमा बहुत छोटी है और माहौल बहुत ज्यादा गर्म है। इसलिए किसी भी संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता। आपको कुछ 1 करोड़ की पारडेक ऐसी बारदी, कारीबार दुरूरी का पारडेक ऐसी बारदी विधार। भारत फिलहाल यही कर रहा है जो उसे करना चाहिए। शोर से दूर, तैयारी में आगे और फैसले में सतर्क, क्योंकि असली ताकत वही होती है जो बिना हड़बड़ी के तूफान निकाल ले। आने वाले घंटे बताएंगे कि दुनिया किस दिशा में जाती है, टकराव की तरफ या समझौते की तरफ। लेकिन इतना तय है कि यह संकट लंबे समय तक याद रखा जाएगा, और यह भी देखा जाएगा कि किस देश ने दबाव में घुटने टेके और किसने संतुलन बनाए रखा। अगर आपको यह पूरी जानकारी जरूरी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्ट और एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर रखें। बाजी के असर में फैसले फाइलों में पक रहे हैं, गणनाओं में तौले जा रहे हैं और सही वक्त पर सामने लाए जाने की तैयारी में है। यह वही रणनीति है जो वैश्विक महाशक्तियां अपनाती हैं, और भारत अब उसी श्रेणी में खड़ा दिख रहा है। यूरोप के साथ भारत की बातचीत इस पूरे घटनाक्रम की असली धुरी बनकर उभरी है। बीते कुछ समय में जिस रफ्तार से भारत और यूरोप के बीच संवाद आगे बढ़ा है, उसने यह साफ कर दिया है कि यह कोई दबाव बनाने की चाल नहीं, बल्कि एक गंभीर और दीर्घकालिक रणनीति है। व्यापार, तकनीक, हरित ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, सप्लाई चेन और रक्षा सहयोग जैसे मुद्दों पर जिस स्तर की बातचीत चल रही है, वह सामान्य कूटनीति से कहीं आगे की चीज है। यहीं से अमेरिका की चिंता और गहरी हो जाती है। उसे यह साफ दिखाई देने लगा है कि अगर यह गठजोड़ मजबूत हो गया तो वैश्विक व्यापार और रणनीति में उसकी मध्यस्थ भूमिका कमजोर पड़ सकती है। दशकों से अमेरिका यही करता आया है कि वह बड़े क्षेत्रों के बीच खुद को अनिवार्य कड़ी के रूप में पेश करता रहा है। भारत और यूरोप की बढ़ती नजदीकी उस पूरे मॉडल को चुनौती देती दिख रही है। इंडो पैसिफिक को लेकर भी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। भारत ने इस क्षेत्र में अपनी भूमिका को लेकर एक साफ लकीर खींच दी है। भारत सहयोग करेगा, लेकिन किसी के एजेंडे का औजार बनकर नहीं। यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि अब तक उसकी रणनीति साझेदारी से ज्यादा नेतृत्व थोपने की रही है। भारत उस नेतृत्व को साझा करने की बात कर रहा है जो अमेरिका के लिए एक नई और असहज स्थिति है। चीन के मोर्चे पर भी भारत ने बिना शोर शराबे के अपनी चालें तेज कर दी हैं।
न उकसाने वाले बयान, न आक्रामक भाषा, लेकिन जमीन और समुद्र दोनों स्तरों पर संतुलन बनाने की पूरी तैयारी। यह विस्तार सैन्य बयानबाजी से नहीं, बल्कि कूटनीतिक समझदारी और रणनीतिक साझेदारियों के जरिए हो रहा है। यही वजह है कि बीजिंग भी इस बदलते समीकरण को लेकर सतर्क हो चुका है। अमेरिका को यह भी समझ आने लगा है कि भारत अब सिर्फ घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा, वह अब घटनाओं को आकार देने लगा है। वैश्विक दक्षिण की बैठकों से लेकर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन के नए मॉडल तक भारत हर मंच पर अपनी